क्या कभी आपने किसी चीज को खाते हुए पीते हुए ये नोटिस किया कि जो हम खाते हैं कई बार वो खट्टा रहता है, कई बार वो कड़वा रहता है, कई बार वो नमकीन रहता है। तो इसके पीछे का क्या कारण रहता है, आज हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आपको क्या करना है, इंटरेस्टेड मैनर में बैठ जाना है। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब यहां पर अगर देखा जाए, आपके सामने यहां पर एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया। कोई 0 पे आ रहा है, कोई 5 पे आ रहा है, कोई 7 पे आ रहा है, कोई कहीं और आ रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, और अगर हम बात करें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, चलो जल्दी से क्या करते हैं, इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब ये हमारे सामने दीपक कलाल जी आ गए हैं। दीपक कलाल जी हमारे सामने क्यों आए हैं, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या हमारे टूथपेस्ट में नमक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे कि दीपक कलाल के टूथपेस्ट में ही नमक है या हम सारे लोगों के टूथपेस्ट में भी नमक है। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस। क्या पढ़ेंगे? एसिड एंड बेसिस। एसिड्स क्या है? एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो एसिड हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर देते हैं तो वो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जो भी चीज हम खाते हैं अगर वो खट्टी है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। जैसे अगर आपने नींबू टेस्ट करके देखा होगा, नींबू के अलावा आप टमाटर खाते होंगे, टमाटर के अलावा आप कई बार ऐसी खट्टी चीजें, इमली आपने खाई होगी, काफी ज्यादा कैसी लगती है, खट्टी लगती है, क्योंकि वो कैसी रहती है, सोर इन टेस्ट। कैसी रहती है, सोर इन टेस्ट। जब एसिड को वाटर में रिलीज करा जाता है तो ये काफी ज्यादा अमाउंट में H+ आयन को रिलीज करते हैं। कुछ एग्जांपल हम दे सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्रिक एसिड हो गया, सल्फ्रिक एसिड के बाद सिट्रिक एसिड हो गया, ये हमारे खाने में प्रेजेंट रहता है। आपने दही खाकर देखा होगा, काफी ज्यादा कैसा रहता है, खट्टा रहता है, क्योंकि वो क्या रहता है, एसिड रहता है। सिमिलर उसी मैनर में अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होते हैं, बेस हमारे रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। एसिड जहां पे ब्लू को रेड कर रहा था, ये रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। इनका टेस्ट कैसा रहता है, कड़वा रहता है। आपने करेला खाकर देखा होगा, करेला कैसा रहता है, कड़वा रहता है। कई और चीजें आपने खा के देखी होंगी, अचानक हम खाते हैं वो हमें कैसी लगती है, कड़वी लगती है, क्योंकि कड़वा मतलब क्या होता है, बेस। कड़वा कोई चीज लग रही है तो वो क्या है, हमारी बेस है। फिर अगर हम बात करें पानी में डालने पर एसिड जहां H+ आयन रिलीज कर रहे थे, ये क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयन। फिर अगर हम बात करें NaOH, CaOH, या हम बात करें जो हमारी मेटल की हाइड्रोक्साइड होती है वो किसके अंदर आ जाती है, बेसिस के अंदर आ जाती है। बट हर चीज को हम क्या नहीं कर सकते हैं, टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें रहती हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकती हैं, हार्मफुल रह सकती हैं, जिसके कारण इनको हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर को आप अपनी गाड़ी के इंडिकेटर से समझो। जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट का इंडिकेटर दे देते हैं। जब हम राइट जाना चाहते हैं हम किसका इंडिकेटर दे देते हैं, राइट का दे देते हैं। बट अगर हम बात करें हमारी सोसाइटी में आज भी कुछ ऐसे ग्रुप रहते हैं जो कि क्या करते हैं, जब उन्हें लेफ्ट जाना रहता है तो वो राइट का इंडिकेटर दे देते हैं, राइट जाना रहता है तो लेफ्ट का दे देते हैं, और कई बार तो बगैर इंडिकेटर के भी वो क्या करते हैं, लेफ्ट चले जाते हैं, राइट चले जाते हैं। तो भैया इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं, तो इंडिकेटर क्या है, जो कोई चीज इंडिकेट करता है, जो कोई चीज बताता है। तो इंडिकेटर हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। तो आसानी से हम बोल सकते हैं एनीथिंग which tells us the substance is acidic और basic, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। अब जैसे हमने पीछे पढ़कर आए कि जब हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को एक सोल्यूशन में डिप करते हैं और अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो वो क्या रहता है, एसिड, और जब रेड को सोल्यूशन में डाला अगर वो ब्लू हो जाता है तो वो क्या रहता है, बेस रहता है। यानी भैया वो क्या है, लिटमस पेपर है। वो क्या है, लिटमस पेपर। यानी लिटमस पेपर हमारा क्या रहता है, इंडिकेटर। लिटमस पेपर किस में आ जाता है, नेचुरल या कॉमन इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो रहते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, नेचर में प्रेजेंट प्लांट्स और एनिमल्स के मदद से बनाते हैं। बट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंडिकेटर, वो इंडिकेटर रहते हैं जिनको हम केमिकल्स के मदद से बनाते हैं ताकि लेबोरेटरी में उनका यूज करा जा सके। जैसे आपने मिथाइल ऑरेंज का नाम सुना होगा, फिनोफ्थलीन का नाम सुना होगा। ये ऐसे इंडिकेटर रहते हैं जिनका इस्तेमाल हम लेबोरेटरी में करते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में प्रेजेंट केमिकल को अगर आप आपकी जुबान पर रखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, तो हो सकता है आपका स्वाहा हो जाए और आप कहां पहुंच जाए,
जाए, भगवान के पास पहुंच जाए और हम सबको आना पड़े, आपकी फोटो पे फूल माला हार डालने पड़े, तो हमें क्या करना है, हर चीज को टेस्ट नहीं करना है। उनके लिए हमने दूसरे इंडिकेटर बनाए जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी सॉरी आर्टिफिशियल इंडिकेटर। थर्ड और लास्ट अगर हम बात करें, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये ऑल्फैक्टरी क्या है? ऑल्फैक्टरी तो हमने पढ़ा था कि ये हमारी क्या रहते हैं, ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लॉब्स रहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं स्मेल को आइडेंटिफाई करने में। तो हाँ, ये वो इंडिकेटर रहते हैं जो अपनी स्मेल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आपने अनियन को देखा होगा। भैया अनियन को कैसे देखा? जब हम क्या कहते हैं, खाना खाते हैं, तो हम जब हम प्याज के ऊपर नींबू डालते हैं तो प्याज का जो स्मेल रहता है वो कभी भी नहीं बदलता। बट अगर हम बात करें, प्याज के साथ आपने ककड़ी को काट दिया है, तो वहां पर प्याज और ककड़ी मिलकर क्या करती हैं, प्याज अपनी स्मेल को चेंज कर लेती है, क्योंकि ककड़ी क्या रहती है, एक बेस रहती है। तो जो भी हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर रहते हैं, जैसे ही वो बेस के प्रेजेंस में आते हैं, उनकी जो स्मेल रहती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस हैं जो हमें बताते हैं सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है। तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, ऑल्फैक्टरी रहते हैं। नेचुरल कौन से हैं? जिनको प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से बनाया जाए। आपके आर्टिफिशियल वो रहते हैं जिनको केमिकल से बनाया जाता है, लेबोरेटरी में यूज करा जाता है। ऑल्फैक्टरी वो रहते हैं जो अपनी स्मेल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी। अब जल्दी से क्या करते हैं, आगे आ जाते हैं इंडिकेटर। देखिए, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पेपर में पूछा जाता है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो कहां से बनने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी से बनने वाले। तो आपको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टी को याद रखना है। एसिड और बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? जब एसिड और बेसिस को हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ, ये दो चीजें प्रोड्यूस करते हैं। एक तो रहता है मेटल सॉल्ट, और अगर हम बात करें दूसरी क्या रहती है, हाइड्रोजन गैस। यानी भैया एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, ये सॉरी एसिड प्लस बेस कह रहा हूं, एसिड प्लस मेटल या बेस प्लस मेटल क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब यहां पर आपका होमवर्क है कि आपको बताना है ऐसे कौन से मेटल हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हर मेटल एसिड के साथ तो कर जाता है बट हर मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। आपका होमवर्क है, जल्दी से आपको क्या करना है, कमेंट में बता देना है कि वहां पर कौन से मेटल रहते हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल में हमें बताया गया, जिंक को जब हम H2SO4, जिंक हमारा क्या है, मेटल है, ये हमारा क्या है, एसिड है। जब ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं ZnSO4 जो कि क्या है, हमारा सॉल्ट है, तो सॉल्ट बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अब सेम जिंक को जब हम क्या करते हैं, NaOH के साथ मिलाते हैं, NaOH हमारा बेस है, बेस के साथ ये क्या बनाते हैं, सोडियम जिंकेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो हमने पढ़ा एसिड स्लैश बेस जैसे ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं क्या क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरे नंबर के रिएक्शन पर आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जो कि क्या रहता है, मेटल और कार्बोनेट से बना रहता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में मेटल और कार्बोनेट के बीच में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रहता है। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना। कैसे याद रखेंगे, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। एसिड क्या करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ भी करता है, बाइकार्बोनेट के साथ भी करता है, और क्या बनाता है, सेम चीजें बनाता है। एक तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और अगर हम बात करें वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। बट भैया याद कैसे रखें कि मेटल कार्बोनेट क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बना रहा है। तो जल्दी से और रिएक्शन में बताता हूं। यहां पर मेटल कार्बोनेट को जब हमने HCl यानी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बनाता है सॉल्ट। फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी एसिड के साथ करवाया तो ये क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। बट आप डिफरेंस नोटिस करेंगे, जब हम मेटल कार्बोनेट लेते हैं तो 2 यूनिट सॉल्ट बनता है, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं तो 1 यूनिट वहां पर सॉल्ट बनता है। तो ये मेन डिफरेंस आप क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। तो हमने क्या देखा कि जब भी हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, वाटर वेपर रिलीज होते हैं, और वहां पर क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। अब आ जाते हैं अगले रिएक्शन पर। अगला रिएक्शन क्या है भैया, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहा है। बट एसिड और बेसिस आपस में भी रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट करते हैं। कैसा रिएक्शन शो करते हैं, एसिड और बेसिस।
जब एसिड और बेसिस को आप एक साथ रिएक्ट करवाते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब भैया न्यूट्रलाइजेशन आप कैसे कह रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन में तो सॉल्ट बन जाएगा। हाँ, तो यहां पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। जब भी आप किसी एसिड को बेस के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट के साथ क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें, NaOH हमारा क्या है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके NaCl जो कि क्या है हमारा सॉल्ट है, और वाटर वेपर को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो हमने देखा एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। फिर अगर हम बात करें, बात आती है मेटल ऑक्साइड की और नॉन मेटल ऑक्साइड की। भैया मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड क्यों, आप एक चीज याद रखेंगे कि जो मेटल की ऑक्साइड्स रहती हैं वो किस नेचर की रहती हैं, बेसिक नेचर की रहती। किस नेचर की रहती हैं, बेसिक। और जो नॉन मेटल की ऑक्साइड रहती हैं उनका नेचर कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। तो हमें एक बात क्लियर यहां पर समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, जल्दी से देखो जरा यहां पर, अगर मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो बेस का रिएक्शन हम बेस के साथ करवाएंगे क्या, नहीं करवाएंगे। भैया कैसी बात कर रहे हैं, तो हम ये तो नहीं करवाएंगे। तो बेस का रिएक्शन हम किसके साथ, एसिड के साथ, यानी मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करती हैं, एसिड के साथ। तो भैया कोई बेसिक कंपाउंड है जब एसिड के साथ करेगा तो वो तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। चेक कर लेते हैं। हाँ, तो जब भी मेटल ऑक्साइड का हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते, किसके साथ, एसिड के साथ, किसी खट्टी चीज के साथ, तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। यानी भैया ये रिएक्शन और ये रिएक्शन कैसा है, सेम है। हम वहां पर ऊपर वाले रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं, बट इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि हमने मेटल ऑक्साइड किसी बेसिक नेचर वाली चीज को लिया है, तो ये कंप्लीट तरीके से न्यूट्रल होगा ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है यहां पर मेटालिक सॉल्ट बन जाए, हो सकता है यहां पर बेसिक सॉल्ट बन जाए, हो सकता है एसिडिक सॉल्ट बन जाए, तो आप इसको न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहेंगे। बट आप याद रखेंगे मेटालिक सॉल्ट यानी बेसिक, बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल की ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती है, क्या बनाती है, सॉल्ट एंड वाटर। अब यहां पर एग्जांपल देखते हैं, हमने कॉपर ऑक्साइड ले ली। कॉपर ऑक्साइड जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है क्या बनाती है, कॉपर क्लोराइड, और क्या बना लेती है, वाटर बना लेती है। तो हम क्या कह सकते हैं, मेटल की ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अब जल्दी से आ जाते हैं किस पर, नॉन मेटल की ऑक्साइड पर। अब भैया नॉन मेटल की ऑक्साइड पर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हमने एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा लिया। तो अब नॉन मेटल ऑक्साइड को किसके साथ करवाना पड़ेगा, नॉन मेटल को करवाना पड़ेगा बेस के साथ, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो एसिडिक नेचर के कारण जब इसे हम क्या करवाते हैं, किसी पर्टिकुलर बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इसका क्या बनता है कंपाउंड, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो रिएक्शन हम याद रखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवा के सॉल्ट और वाटर बनता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन है। आप देख सकते हैं मेटालिक सॉल्ट, सॉरी मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब हम एसिड स्लैश बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा रहता है, बेसिक रहता है। नॉन मेटालिक का कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं पीएच स्केल पर। जो हमारा चैप्टर है उसमें से आधा पार्ट हमारा एसिड और बेस का है, आधा है हमारा सॉल्ट का और पीएच का। यानी भैया पीएच में से और सॉल्ट में से क्वेश्चन बनना बहुत ज्यादा क्या रहता है, श्योर रहता है। तो पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि पीएच स्केल एक पर्टिकुलर स्केल है जो कि 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, 14 तक जाता है। अगर पीएच की वैल्यू 7 आ रही है तो हमारा कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल। अब भैया न्यूट्रल का मतलब क्या है, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बट अगर हम बात करें पीएच की वैल्यू लेस देन 7 चली जाती, लेस देन 7 मतलब लुढ़क के कहां चली जाती है, 0 की तरफ चली जाती है, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब हम कहां जाते हैं, पॉजिटिव में आ जाते हैं, पीएच 7 से ज्यादा हो जाता है तो OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है और बेसिक नेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल और कुछ नहीं, पीएच स्केल एक स्केल है जो कि क्या करता है, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बताता
बताता है कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो हमने देखा ये तो होता है पीएच स्केल, बट पीएच स्केल पे डिफरेंट कलर्स रहते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। यानी 7 से ऊपर के कलर आते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, 0 के आसपास आते जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, और एक ग्रीन ग्रीन के पास रहेंगे तो हम कह सकते हैं चंगासी, सब चंगासी, हमारा जो नेचर है वो कैसा है, न्यूट्रल है। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है भैया, जब हम पीएच पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पीएच है वो हमारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें पीएच चेंज इन सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, मैं हो गया, आप हो गए, हम सब हो गए, हमारी जो बॉडी रहती है वो पीएच सेंसिटिव रहती है। यानी पीएच का बढ़ जाना या घट जाना ना मेरे लिए अच्छा रहेगा, ना आपके लिए अच्छा रहेगा, ना किसी और के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कई बार आप देखते होंगे किसी सब्सटेंस की एसिडिक नेचर ज्यादा रहता है तो वो हमारी बॉडी को डैमेज पहुंचा देता है, कई बार हमारी बॉडी का बेसिक नेचर हो जाता है तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा क्यों, हमारी जो बॉडी रहती है वो 7.0 पीएच से 7.8 पीएच में क्या करती है, अच्छे से काम करती है। बट जब क्या होता है, एसिडिक रेन वगैरह होती है उस समय हम देखते हैं जब वो हमारी बॉडी पर आ जाती है तो वो हमें नुकसान पहुंचा देती है। और अगर हम बात करें जब वो पानी में बहकर जाती है तो जो एक्वेटिक और मरीन लाइफ रहती है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पहुंचता है। इसका मतलब ना तो हम ना तो और कोई क्या नहीं कर सकता है, एसिडिक और बेसिक नेचर में अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकता है। फिर अगर हम बात करें जो पीएच रहता है वो हमारे पेट में भी रहता है। भैया पेट में कहां से पीएच आ गया, ये कौन सी नई कहानी आप सुना रहे हो। तो आपने देखा होगा कि जब हम खाना नहीं खाते हैं या ओवर ईट कर लेते हैं उस समय हमारे पेट में बहुत तेज क्या लगती है, आग लगती है। क्या लगती है, हमारे पेट में आग लगती है। तो ये आग क्यों लगती है, क्योंकि वहां पर HCl रिलीज होता है। याद करो हमने चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, HCl रिलीज होता है। HCl क्या करता है, हमारे पेट में इरिटेशन बढ़ा देता है। तो जब ये इरिटेशन बढ़ जाती है तो उस समय हमें एसिडिटी हो जाती है और हमारा पेट का पीएच गड़बड़ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एंटी एसिड कंज्यूम करते हैं। भैया एंटी एसिड वो रहता है जो एसिडिक नेचर से आपको बचा लेता है। तो हमने देखा कि हमारा पेट भी कैसा रहना चाहिए, एसिडिक बिहेवियर में नहीं आना चाहिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जो पीएच चेंज रहता है वो आपके मुंह के अंदर, या हम बात करें वो लोग जो कि ब्रश नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, चॉकलेट वगैरह खाते हैं, उनकी बॉडी को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे अगर हम बात करें हमारी क्लास में क्या कहते हैं, एक बच्चा है सोहम नाम का। सोहम क्या करता है, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता है तो धीरे धीरे करके उसके जो दांत हैं वो क्या होते जा रहे हैं, येलोइश होते जा रहे हैं और कुछ समय बाद उसके दांत ग्रीनिश हो जाएंगे। अब भैया ग्रीनिश क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उसका होगा टूथ डिके। उसका क्या होने वाला है, टूथ डिके। अब टूथ डिके में क्या होता है, ये बच्चे क्या करते हैं, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जब माउथ का जो पीएच रहता है वो लेस देन 5.5 हो जाता है। हो कैसे जाता है, जब हम क्या करते हैं, प्रॉपर हमारे दांतों को ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो स्टोर्ड रह जाते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो लेफ्ट ओवर फूड रहता है उसके ऊपर एसिड रिलीज करते हैं। जब वो एसिड हमारे मुंह के अंदर रिलीज होता है तो धीरे धीरे करके येलो कलर की एक लेयर वहां पर बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे दांतों पर क्या घिसते हैं, ब्रश घिसते हैं। तो याद करिए स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमसे पूछा गया था कि दीपक कलाल क्या पूछ रहे हैं कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है या नहीं। तो इनको हम आंसर करेंगे कि हमारा जो टूथपेस्ट रहता है उसमें नमक नहीं, उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है बेस। उसमें क्या रहता है, बेस, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर एसिडिक नेचर है। तो जब हम उसे बेस से क्लियर करेंगे तो वहां पर सॉल्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जो हमारे दांतों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी दीपक कलाल क्या थे वहां पर, गलत थे। अब जल्दी से आगे आते हैं, सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। आपने देखा होगा सर्टेन प्लांट क्या करते हैं, सर्टेन एरियाज में ग्रो करते हैं क्योंकि वहां का जो पीएच रहता है उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो आप कह सकते हैं प्लांट की जो ग्रोथ रहती है वो भी डिपेंड करती है पीएच पे। किसी तरीके का पीएच चेंज से आप देखते हैं जो प्लांट्स रहते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। जैसे आपने फसल लगाते समय देखा होगा किसानों को, वो यूरिया डालते हैं, काफी ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि जो उनकी मिट्टी है या उनका खेत है उसका पीएच वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके। अब चलिए आ जाते हैं किस पर, नमक पर। किस पर आ जाते हैं, नमक पर। ये कोलगेट वाली दीदी फिर आ गई है। कोलगेट वाली दीदी हमसे क्या पूछ रही हैं, क्या हमारे नमक, हमारे टूथपेस्ट में नमक है या नहीं। तो यहां पर ये सर क्या कहते हैं कि नहीं,
टूथपेस्ट में नमक नहीं है, क्या है बेटी? प्रसाद। क्या है बेटी? प्रसाद, क्योंकि ये पाजी हमें क्या खिलाने वाले हैं? प्रसाद खिलाने वाले हैं। तो चलो अपार्ट मजाक क्या करते हैं, हमारे सॉल्ट पर आ जाते हैं। सॉल्ट क्या है? हमारे नमक। सॉल्ट क्या है? हमारे नमक। क्या बताया जाता है? अ सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन एंड ऑफ एन एसिड एंड कैटायन ऑफ अ बेस। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, कैटायन क्या, एनायन क्या। कैटायन एनायन के बारे में तो हमें पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट है वो बनता है एसिड से और वो बनता है बेस से। अब एसिड और बेस से क्यों बनता है? क्योंकि अगर हम बात करें एसिड में रहते हैं H+ आयन, और अगर हम बात करें बेसिस में क्या रहते हैं? OH नेगेटिव आयन। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं सॉल्ट। ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिकली कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। भैया हर बार न्यूट्रल है क्या? नहीं, कई बार आपका एसिडिक सॉल्ट भी हो सकता है, कई बार आपका बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है, और इनके अकॉर्डिंग आपका जो नमक है वो प्रसाद भी हो सकता है। तो हो सकता है ये हमसे कह दे कि बेटी आपके टूथपेस्ट में प्रसाद है। प्रसाद क्या है? आपके टूथपेस्ट में प्रसाद है। तो जल्दी से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्या पढ़ते हैं? सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा कॉमन सॉल्ट, जिसे हम क्या करते हैं? घरों के अंदर कंज्यूम करते हैं। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट रहता है। कैसा सॉल्ट रहता है? न्यूट्रल सॉल्ट रहता है। लेबोरेटरी में हम क्या कर सकते हैं? इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? जब हम NaOH का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड है इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो NaCl प्रिपेयर होता है और वाटर क्या हो जाता है? निकल जाता है। याद करिए, न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। फिर अगर हम ध्यान दें, इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। जो हमारा कॉमन सॉल्ट रहता है वो इंपॉर्टेंट है, इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? अदर सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सॉल्ट पर, जो कि कौन सा है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है इसको बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सोल्यूशन आप कह सकते हैं, जो नमक वाला पानी रहता है वो ब्राइन सोल्यूशन है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हम देखते हैं जो NaCl रहता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है NaOH। भैया OH कहां से आया? तो जो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट था तो वहां से ब्रेक डाउन होता है, OH जुड़ जाते हैं, क्या बना लेते हैं? NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा कह सकते हैं। बट यहां पर अगर हम बात करें, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन निकलती हैं उनका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, क्लोरीन को हम क्या करते हैं? स्विमिंग पूल वगैरह में डालते हैं ताकि हम स्विमिंग पूल को क्या कर सके? क्लीन कर सके। अब आ जाते हैं अगले वाले पर। अगले सॉल्ट हमारे कौन से हैं? तो अगला सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा वाला है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम रहता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो जो हमारा क्या रहता है? CaOH। क्या रहता है? CaOH, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। कौन सा वाला रहता है? स्लेक्ड, ये ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर से जो क्लोरीन गैस लास्ट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई थी उसको पास करवाया जाता है, तो ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। फिर अगर हम बात करें इसके जो यूज है वो कहां कहां पर है? इसको कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में यूज करा जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करा जाता है, ताकि हम ताकि क्या करा जा सके? उनको वॉश करा जा सके और उनके ऊपर जो डर्ट और पोल्यूटेंट है उसको निकाला जा सके। हम इसको क्या करते हैं? वुड पल्प इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा लकड़ियों का जो कलर रहता है वो हम जो पेपर यूज करते हैं उनसे डिफरेंट रहता है, तो उसका कलर निकालने के लिए और अगर हम बात करें उसको व्हाइट वगैरह करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रहता है यानी ब्लीचिंग पाउडर रहता है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, और जब पानी में हम इसे डाल देते हैं तो जर्म्स को क्या कर देता है? किल कर देता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉल्ट, जो कि कौन सा है? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा सुनते ही आपके मुंह में पानी आने लगता है। पानी क्यों आ रहा है भैया? पानी कहां से आ गया? अगर पानी नहीं पिया तो जल्दी से जाकर क्या पानी पी कर आओ और वीडियो को जल्दी से देखो। अब यहां पर अगर हम बात करें बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा हमारा वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट रहता है खाने के अंदर जो खाने को फास्ट कर देता है, फिर अगर हम बात करें क्रिस्पी कर देता है, क्रंची कर देता है। कैसे? इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहां पर हम क्या करते हैं? जो हमारे क्या रहता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl रहेगा, उसे हम क्या करवाएंगे? उसे ठंडे वाले पानी में, हम बात करें जो ठंडा सोल्यूशन रहता है उसका रिएक्शन होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये प्रोड्यूस होने के बाद फर्दर हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं ताकि वहां पर क्या बनाया जा सके सोडियम कार्बोनेट बनाया जा सके, जो सोडियम सॉल्ट रहता है जो चीजों को और ज्यादा क्रिस्पी बना देता है। फिर अगर हम बात करें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चीजों को क्या कर देती है फुला देती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं बाहर खाना खाने जाते हैं तो उनकी जो कचौड़ी रहती है, समोसे रहते हैं, भजिए रहते हैं, वो काफी ज्यादा फूले फूले रहते हैं। बट हमारे घर पे कैसे रहते हैं पिचके रहते हैं, क्योंकि हम अपने घरों में बेकिंग सोडा का उतना इस्तेमाल नहीं करते। बट वो लोग क्या करते हैं कुकिंग को ज्यादा जल्दी करने के लिए और बड़ा बड़ा साइज करने के लिए, ताकि उनके छोटे से कटोरे में बहुत ज्यादा क्या हो पाए स्पेस फुल हो पाए, तो वो क्या करते हैं उसको स्पेसी बना देते हैं। इसका यूज करा जाता है बेकिंग पाउडर में। जैसे हम क्या करते हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है इसको जैसे ही क्या करते हैं डाल देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा कहते हैं, इसको डालते हैं एक नॉर्मल एसिड के साथ, जैसे इमली वगैरह हो गया, टमाटर वगैरह हो गया, नींबू वगैरह हो गया, ताकि इसका जो कड़वापन है वो क्या हो पाए रिड्यूस हो पाए। और हम क्या करते हैं उन्हें फुला देते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि केक को हम क्या कर सके फुला सके। और अगर हम बात करें बेसिक ठहरा ये, तो बेसिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं पेट वगैरह में जब एसिडिटी हो जाती है उसमें। अब क्या करते हैं आगे आ जाते हैं और अगला सॉल्ट कौन सा है। बट अगले सॉल्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से पहले अगर आपको वॉशिंग सोडा पढ़ा देता तो आपको कंफ्यूजन होती वहां पर कि वो 10H2O कहां से आ गया, वाटर कहां से आ गया। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं ये वाटर कहां पे प्रेजेंट रहता है। द सॉल्ट विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। काफी सारे सॉल्ट रहते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भैया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मानकर चलिए ये हमारे क्या है डिफरेंट तरीके के सॉल्ट है, जैसे आप नोटिस कर पा रहे हैं ये हमारे सॉल्ट है। बट यहां पर हम एक बात नोटिस कर रहे हैं कि जो कॉपर सल्फेट है इसके साथ कितना जुड़ा हुआ है 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़ा हुआ है। Na2CO3 के साथ कितना जुड़ा हुआ है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फिर FeSO के साथ कितना जुड़ा हुआ है 7H2O। तो इन सभी सॉल्ट के साथ अलग अलग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो सॉल्ट रहते हैं वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं, जिस कारण इसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आप देखेंगे कि आपका जो सॉल्ट है वो रहेगा कैसा दाने के फॉर्म में, जैसे शक्कर का दाना रहता है वो रहेगा शक्कर का दाना। बट अगर हम बात करें उसके अंदर क्या रहेगा वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो अगर हमारे सॉल्ट में वाटर प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है उसमें आप नोटिस करेंगे कि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, ना तो वो कभी कम हो सकते हैं ना तो कभी ज्यादा हो सकते हैं। जब इनके अंदर से हम पानी को क्या कर देते हैं हीट की मदद से वेपराइज कर देते हैं तो इनके जो पानी रहते हैं या वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं वो भाप बनकर निकल जाते हैं। बट जैसे ही इनको हम क्या करते हैं पानी के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये वापस से क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को गेन कर लेते हैं। तो जल्दी से बताओ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे कौन सा वाला आ जाता है वॉशिंग सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस। वॉशिंग सोडा याद करिए अभी हम पढ़ रहे थे, तो वॉशिंग सोडा कुछ और नहीं, जब हम क्या करते हैं Na2CO3 में 10H2O को क्या कर देते हैं मिला देते हैं तो वो क्या बना लेता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहां पर अगर हम बात करें जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस है वहां पर एक बच्चा है जो कि क्या पूछता है कि भैया जो Na2CO3 है वो तो हमारा क्या कर रहा था बेकिंग पाउडर बना रहा था, वो तो हमारे खाने में काम आ रहा था। बट यहाँ तो हम उसका क्या कर रहे हैं वॉशिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। बट नहीं, अगर आप ध्यान से नोटिस करें जो Na2CO3 है क्या है Na2CO3 है। अब उसके साथ यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। केमिस्ट्री में जैसे हम क्या करते हैं नंबर ऑफ एटम को ऐड कर लेते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो उसके वजह से चीजों का जो नेचर रहता है वो कंप्लीट तरीके से बदल जाता है। तो जो वहां पर क्या कर रहा था सॉल्ट की तरह काम कर रहा था, कुकिंग में काम आ रहा था, वो यहाँ पर काम आता है वॉशिंग में, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हमने बदल दी है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा एक चीज के एडिशन की वजह से प्रॉपर्टी जो रहती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है Na2CO3 10H2O, जिसको हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फिर अगर हम बात करें कैसे प्रिपेयर करा जाता है तो NaHCO3 याद करिए NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं Na2CO3 बन जाता है।
Na2CO3 को जब 10H2O के साथ ऐड करवाया जाता है, ये वाटर को गेन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, वॉशिंग सोडा बना लेते हैं। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ताकि चीजों को वॉश किया जा सके। फिर अगर हम बात करें, इसका इस्तेमाल करा जाता है बोरेक्स बनाने में। बोरेक्स क्या रहता है, बारूद टाइप का मटेरियल रहता है, जिससे हम क्या करते हैं, फायर क्रैकर्स वगैरह बना लेते हैं। इसको इस्तेमाल करा जाता है क्लींजिंग पर्पस के लिए, क्योंकि इसका नाम ही कैसे शुरू होता है, वॉशिंग सोडा, जिसका हम क्या करते हैं, क्लींजिंग के लिए काम करते हैं। लास्ट टॉपिक आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, भैया ये प्लास्टर है क्या, हाँ, जिस मटेरियल से आपका प्लास्टर लगाया जाता है। जैसे मान लो आप क्या कर रहे थे, एक पेड़ पे चढ़ रहे थे, आप गिर जाते हैं तो आपकी एक हड्डी क्या हो जाती है, यहाँ वहां हो जाती है, तो डॉक्टर उसको ज्वाइन करने के लिए क्या करता है, प्लास्टर लगाता है। प्लास्टर के अंदर जो मटेरियल भरा जाता है वो क्या रहता है, पीओपी। अब देखो पीओपी बनता कैसे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा जब हम जिप्सम को क्या करेंगे, 373 केल्विन पे हीट करेंगे। जिप्सम वही मटेरियल है जो हमारे घरों में सीमेंट के फॉर्म में लगता है, सीमेंट के अंदर मटेरियल रहता है। सीमेंट क्या कर जाती है, दीवारों को हार्ड बना देती है। तो सिमिलर जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो वो क्या करता है, जिप्सम क्या है, CaSO4 2H2O। जब इसको हमने हीट किया तो ये क्या करता है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिड्यूस कर देता है और क्या बन जाता है, पीओपी बन जाता है। और पीओपी में जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे घर पे पुट्टी लगाने आते हैं, पीओपी भरने आते हैं, और जब डिजाइन बनाने आते हैं वो क्या करते हैं, उसको पानी के साथ मिलाते हैं। पानी के साथ मिलाने पर वो क्या हो जाती है, पूरी तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। बट कुछ समय जब हम उसको डिजाइन बना के लगा देते हैं तो हीट के कारण और टेम्परेचर के कारण वो वाटर मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देती है और काफी ज्यादा क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है। यानी भैया हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बना सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करके क्या बना सकते हैं, जिप्सम बना सकते हैं। अब पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। फिर अगर हम बात करें, जो फायर प्रूफिंग मटेरियल रहते हैं वहां पर भी किया जाता है, टॉय बनाने में किया जाता है, डिजाइन वगैरह बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर यहीं पर हो जाता है खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट रहे हो और आपको कुछ नहीं आया तो आपको नीचे कमेंट करना है, मैं आपका क्या करूंगा, आंसर करूंगा और जल्दी से आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और जो अदर वीडियोस हैं उनको भी देख लेना है और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।